नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे। आज हम भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में जानकारी लेंगे। प्लेटो ऑफ पेनिनसुलर रीजन। सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है? वह भाग जो पानी से तीन ओर घिरा हुआ रहता है, जिसके तीनों साइड पानी होता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के तीनों ओर पानी गिरा है, पानी से घिरा हुआ भाग है। कौन सा भाग है ये? इस साइड में तो जो पूर्व की साइड में है वो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की साइड में है वो अरेबियन सी अरब सागर, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। अब इसका स्थान पठारी प्रदेश का स्थान कहाँ पे है? आपने पढ़ा है सबसे उत्तर में तो हिमालय प्रदेश है, उसके बाद में हिमालय के दक्षिण में, और जो अब पठारी प्रदेश है इसके उत्तर में जो भाग है वो उत्तरी मैदानी प्रदेश है। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश के दक्षिण में ये जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार, जो आपको हाईलाइट होके रखा है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। ठीक है। पठार क्या होते हैं? पठार और पहाड़ में क्या अंतर होता है? पहाड़ का जो हिस्सा होता है वो ऊपर का नुकीला होता है, और पठार का जो ऊपर का भाग है वो थोड़ा सा क्या होता है, प्लेन होता है, टेबल नुमा होता है। ठीक है। पहाड़ पठार की तुलना में, पहाड़ या जो पर्वत है वो ऊंचे उठे होते हैं, और पठार की जो ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर से और 900 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई होती है, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती इनकी। ठीक है। अब हम भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पठार हैं। सबसे पहले इसको चार पांच भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपके सामने मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, कार्बी आंगलोंग का पठार, दक्कन का पठार। और ये जो पठारी प्रदेश है इसके पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट, इनके बीच में, और उत्तरी मैदानी प्रदेश के दक्षिण में ये भाग स्थित है। अब इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ाई करेंगे। जो भारत का एक तो सबसे पुराना भाग है, सबसे पुराना जो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बारे में आपने पहले पढ़ चुके हैं। यह पुराना और स्थिर शील्ड क्षेत्र है। स्थिर शील्ड क्षेत्र क्या होता है? स्थिर शील्ड क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो जिसमें जो भूगर्भिक संरचना होती हैं, जो हलचल होती है, जैसे भूकंप वाली हलचल हो गई, इस प्रकार की हलचल बहुत कम होती हैं, इसलिए इसको शील्ड क्षेत्र कहा जाता है, स्थिर और शील्ड क्षेत्र कहा जाता है। यह भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसमें भारत के मैक्सिमम खनिज जो है वो इस पठारी प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नदियों के मैदान से 150 ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ है, और इसका जो फैलाव है वो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसका। और इस प्रदेश की ऊंचाई 600 मीटर से 900 मीटर तक है। मैक्सिमम जो पठारी प्रदेश है उनकी ऊंचाई 300 मीटर से 900 मीटर तक होती है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर तक होती है। और इस प्रदेश में बहुत सारे पर्वत, पहाड़ी और पठार सम्मिलित हैं। अब हम सभी पठारों के बारे में एक एक करके पढ़ाई करेंगे। कौन कौन से पठार हैं? मेवाड़ का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार और दक्कन का पठार। इन सबको हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मेवाड़ का पठार। जो मेवाड़ का पठार है वो अरावली का जो फैलाव है, अरावली का फैलाव कहाँ है? दिल्ली से लेके गुजरात तक, और मैक्सिमम कहाँ फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है। तो ये अरावली के फैलाव से, जो अरावली पर्वतमाला है इसके पूर्वी भाग में स्थित है, और इसमें बनास नदी निकलती है, और इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है। यह है मेवाड़ का पठार। नेक्स्ट है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार ये इसका जो फैलाव है वो ज्यादातर कहाँ पर है? ये इसका फैलाव मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और इस पठार में चंबल नदी बहती है। जो नदी है, कौन सी इसकी मुख्य नदी कौन सी बहती है? इसमें से चंबल नदी बहती है मध्य भारत के पठार से, और चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ क्या होते हैं? नदी के द्वारा जिन क्षेत्रों का कटाव हो जाता है, कटाव होने के बाद में गहरी खाइयां हो जाती है, मतलब वहां पर खेती करने वाली जमीन नहीं रहती है, नदी के द्वारा इतना कटाव हो जाता है कि बहुत गहरी गहरी खाइयां हो जाती हैं, तो वो उन खाइयों को क्या बोलते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज और है,
इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें? पूनो और माधव, दो राष्ट्रीय उद्यान है, पूनो और दूसरा माधव। ये दो राष्ट्रीय उद्यान इसी मध्य भारत के पठार में स्थित हैं। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। पूनो और माधव दो राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत के पठार में स्थित हैं। नेक्स्ट है कौन सा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, इसका फैलाव कहाँ कहाँ है? इसका यूपी और एमपी में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसका फैलाव है। और इसमें अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अर्ध शुष्क परिस्थितियां मतलब सेमी एरिड। कौन सी परिस्थितियां? सेमी एरिड। सेमी एरिड में क्या होता है? इसमें सेमी एरिड का मतलब होता है कि बरसात जो 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसको कौन सा भाग बोलते हैं? उसको अर्ध शुष्क परिस्थितियां वाला भाग बोलते हैं। इसमें दो नदियां बहती हैं, एक बेतवा और एक केन। बेतवा नदी और केन नदी इसमें बहती हैं। और ये नदियां भी गहरी घाटियों में से बहती हैं, इसलिए जलप्रपात का निर्माण करते हैं। जलप्रपात का मतलब क्या होता है? जैसे कोई घाटी है और इस घाटी से नदी बहेगी तो क्या? झरने का निर्माण करती है। झरना जो होता है, ऊंची पहाड़ी से जो नदी बहती है और जो नीचे की तरफ गिरती है उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? ये जमीन कट जाती है, आसपास की जमीन क्या हो जाती है? उबड़ खाबड़ हो जाती है। उबड़ खाबड़ होने से क्या हो जाता है? वो उत्खात भूमि का निर्माण करती है। इसके बाद आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसकी जो शेप है वो कैसी है? वो ट्रायंगल टाइप की है। मालवा के पठार की जो शेप है वो ट्रायंगल टाइप की है। तो ये पठार जो है वो किससे बना होता है? लावा से बना होता है। लावा के बना होने के कारण क्या होता है? नदियों से इसका कटाव हो जाता है। कटाव होने की वजह से इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और काली मिट्टी किसके लिए ज्यादा उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। कपास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। इसके बाद में इस पठार की जो ऊंचाई है वो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई है। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? इस पठार की सिगार टॉप है। और इसमें कौन कौन सी नदियां बहती हैं? इसमें चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये नदियां क्या होती है? इस पठारी प्रदेश से बहती हैं। शिप्रा नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? उज्जैन शहर स्थित है, जहां पे कुंभ का मेला लगता है। और इंदौर और भोपाल शहर भी इंदौर और जो भोपाल शहर है वो भी क्या है? इसी पठार पे स्थित है। ठीक है, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में क्या है? इसका जो मुख्य रूप से फैलाव है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका जो बघेलखंड का पठार स्थित है। और इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां आके बघेलखंड के पठार के पास में आके मिलती हैं। महानदी और ये पठार, महानदी और सोन नदी, इन दोनों के प्रवाह क्षेत्र को अलग अलग करता है। कैसे करता है? इसके उत्तर में तो है सोन नदी, जो बघेलखंड का पठार है इसके उत्तर में तो है सोन नदी, जो आगे जाके गंगा नदी में मिलती है। और इसके दक्षिण में महानदी सीधी जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए क्या होता है? ये दोनों नदियों के जल को आपस में मिलने नहीं देता, इसलिए इसको अपतंत्र को ये अलग अलग करता है। किस किस नदी के? सोन नदी और महानदी के। मतलब सोन नदी तो इस जो बघेलखंड का पठार है इसके उत्तर की साइड में बहती है और महानदी इसके दक्षिण साइड में बहती है। और सोन नदी गंगा नदी में मिलती है और महानदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इसलिए जो बघेलखंड का पठार है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? अमरकंटक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी इसकी? अमरकंटक है। अमरकंटक इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और इसमें बहुत से खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसमें? लोहा है, इसके लोहा हो गया, बॉक्साइट और चूना पत्थर, अब्रक, ये सारे खनिज भी क्या पाए जाते हैं? इसमें बघेलखंड के पठार में पाए जाते हैं। अब है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज हृदय बोलते हैं। जो भारत के मैक्सिमम खनिज है वो छोटे नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। और इसको रूर घाटी भी कहते हैं। रूर घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रूर शब्द है ये कहाँ से आया है? ये जर्मनी से आया है। जर्मनी में एक रूर जगह है जहाँ पे जर्मनी का एक रूर क्या है? सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है जो अपनी खनिज संपदा और औद्योगिक विकास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहां पर मुख्य रूप से उसमें उच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है।
कहाँ पर, रूर में। और भारत में भी क्या है, जो जो अपने दामोदर नदी घाटी है, यहाँ पे उच्च गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है, इसलिए इसको भारत का रूर घाटी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसका जो फैलाव है वो मुख्य रूप से कहाँ है, मुख्य रूप से झारखंड और इसके निकटवर्ती राज्य, मुख्य रूप से झारखंड में है, और मुख्य बाकी बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बंगाल में भी इसका फैलाव है। सबसे ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, लोएस्क, मैग्नीज, इनके भंडार पाए जाते हैं। दामोदर नदी, दामोदर जो नदी है वो इस पठार के मध्य से गुजरती है। दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है। दामोदर नदी इस पठार के बीचों बीच से गुजरती है। क्लियर है। और इसको दो भागों में बांटती है। और दामोदर नदी घाटी में, जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, इसमें कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर घाटी क्षेत्र कहते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। इस जो पहाड़, जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ को सम्मेद शिखर भी कहते हैं। और सम्मेद शिखर, आपने नाम सुना होगा, ये जैन धर्म के लिए धार्मिक महत्व रखता है। कौन से धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए। जैन धर्म में सम्मेद शिखर का धार्मिक महत्व है। इस पठार से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां, दामोदर हो गई, उत्तरी कोयल, बराकर, बोकारो, स्वर्णरेखा और शंख नदी। और इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है उसको हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, इसके उत्तरी भाग को कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार कहते हैं। और इसके जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद में इसके जो पश्चिम भाग में समतल शिखर वाली उच्च भूमि और पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है छोटा नागपुर के पठार का, उसमें उच्च भूमि और पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, पाट कहते हैं। और जो पाट क्षेत्र है, इसके सबसे ऊंचा कौन सा पाट है, नेत्राट पाट है। यहाँ पर दो जनजातियां निवास करती हैं, मुंडा और संथाल जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद आता है दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य पठार क्या है, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव है। आंशिक रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसको बस्तर का पठार, और उड़ीसा में इसको कालाहांडी, छत्तीसगढ़ में तो बस्तर का पठार और उड़ीसा में इसको कालाहांडी का पठार कहते हैं। इस पठार में कौन सी नदियां बहती है, इंद्रावती नदी बहती है। जो बस्तर का पठार है इसमें तो इंद्रावती नदी बहती है। और यहाँ पे लोएस्क के भंडार पाए जाते हैं। लोएस्क की जो कौन सी खान है यहाँ पर, इस पठार क्षेत्र में, बोलाडिला और दल्ली राजरा, ये लोएस्क की विख्यात खान है। जो कालाहांडी है, उड़ीसा वाला जो पठार है, उसमें सबरी और सिलेरू नदियां बहती हैं। और इस पठार में, उड़ीसा वाले में, बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। उड़ीसा में कालाहांडी, बोलानगिर, कोरापुट, ये क्या है, ये बॉक्साइट के विख्यात जगह है। और इसमें एक जनजाति निवास करती है जिसको गोंड जनजाति कहते हैं। इसके बाद आता है मेघालय का पठार। मेघालय का जो पठार है वो जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार इधर था। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार से मालदा जो भ्रंश है, मालदा गैप है, जिसको राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, उससे अलग होता है। ये छोटे नागपुर के पठार से मेघालय का पठार कौन से गैप से अलग होता है, मालदा गैप से अलग होता है, जिसको राजमहल गारो गैप भी कहते हैं। और इसमें गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। जो गारो पहाड़ियां हैं, इनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, नोकरेक है। सर्वोच्च चोटी नोकरेक है, जहां पर जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। खासी पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, वो शिलोंग है। ठीक है। और खासी में मोसिनराम और चेरापूंजी दो जगह है जहां पर विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जगह है। जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा औसत बरसात होती है वो कौन सी है, मोसिनराम और चेरापूंजी है। वो कहाँ पर है, इन खासी पहाड़ियों के पास में ही है वो। और जो जयंती है, जयंती पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है,
मरंगक्षी है। मरंगक्षी ये सर्वोच्च चोटी है जयंती पहाड़ियों की। ये क्या है, इसको छोटा नागपुर का पठार का ही भाग माना जाता है और ये मालदा गैप से अलग होता है। गारो गैप भी कहते हैं, राजमहल गारो गैप भी कहते हैं इसको। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसमें कौन कौन से खनिज हैं? लोहा, कोयला और यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। किसमें? मेघालय के पठार में। गारो खासी सर्वोच्च चोटी कौन सी? नोकरेक है जो जैव आरक्षित क्षेत्र है। खासी जयंती सबसे सबसे जो चोटी ऊंची चोटी है वो शिलोंग है। मेघालय के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी शिलोंग है। और खासी पहाड़ियों में मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित है जहां पर विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। जो जयंती पहाड़ियों सर्वोच्च चोटी मरंगक्षी है। इसके बाद में आता है कार्बी आंगलोंग का पठार। कार्बी आंगलोंग के पठार को मेघालय के पठार का ही भाग माना जाता है। ये मुख्य रूप से असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। इसमें मिकिर और रेगमा पहाड़ियां पाई जाती हैं। मिकिर और रेगमा पहाड़ियां पाई जाती हैं। मिकिर रेगमा श्रेणियां। अब आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो दक्षिण की साइड में है वो कौन सा है? दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार ये जो पूरा पार्ट है ये दक्कन का पठार का ही पार्ट है। अब इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और एक कर्नाटक का पठार। तो पहले तो इस दक्कन की पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये मुख्यतः कहाँ कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। और आंशिक रूप से कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और ये कैसा पठार है? ये त्रिभुजाकार पठार है। लावा से निर्मित हुआ। लावा से निर्मित हो इसका मतलब काली मिट्टी है। काली मिट्टी होती है तो यहाँ पर कपास की खेती अच्छी होती है। और इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। और इसको 3 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। अब इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जो महाराष्ट्र का पठार है इसमें सबसे पहले तो कौन कौन सी नदियां बहती है? इसमें कृष्णा और गोदावरी नदी बहती हैं। इसमें काली मिट्टी अधिक पाई जाती है जिसको स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है। और कपास की खेती अधिक होती है। यह है महाराष्ट्र के पठार का। इसके बाद में आता है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना या आंध्रा, तेलंगाना और आंध्र का पठार, इसको तेलंगाना आंध्र प्लेटू बोलते हैं। इसमें कृष्णा, गोदावरी और पेनेरू नदियां बहती हैं। और कृष्णा नदी इस भाग को विभाजित करती है। कृष्णा नदी इस भाग के बीच से गुजरती है। और इसका जो उत्तरी भाग है उसको तेलंगाना पठार और दक्षिणी भाग को रायलसीमा पठार कहते हैं। और इसका पूर्वी जो भाग है, पूर्वी भाग तेलंगाना के पूर्व की तरफ कौन सा स्टेट लगता है? आंध्र प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश है इसका जो पूर्वी भाग है इसके पूर्वी भाग को सीमांध्र कहते हैं। सीमांध्र का मतलब है इसकी आंध्र प्रदेश की सीमा इस भाग से लगती है इसको, इसलिए इसको सीमांध्र कहते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार इसका जो उत्तरी भाग है वो बेंगलुरु का पठार कहलाता है। ठीक है। और दक्षिण भाग मैसूर का पठार कहलाता है। इसमें एक 600 मीटर की समोच्च रेखा है जो इसको 2 भागों में बांटती है। तो समोच्च रेखा क्या होती है? समोच्च रेखा है एक नक्शे पे खींची गई काल्पनिक लाइन होती है जो समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को आपस में जोड़ती है, उसको समोच्च रेखा कहते हैं। तो ये इसको 600 मीटर वाली इसकी एक समोच्च रेखा जो इसको 2 भागों में बांटती है। बेंगलुरु के पठार पर तुंगभद्रा नदी बहती है और मैसूर के पठार पर कावेरी नदी बहती है। ठीक है। इसका उत्तरी भाग कौन सा? बेंगलुरु का पठार है जहां पर तो तुंगभद्रा नदी बहती है। और इसका जो दक्षिण भाग है जो मैसूर का पठार है उस पर कावेरी नदी बहती है। और इस पठार के पश्चिमी पहाड़ी भाग को मलनाद कहते हैं और पूर्वी जो समतल भाग है उसको मैदान कहते हैं। पूर्वी जो समतल भाग है उसको मैदान कहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।